नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज नैन आईपीएस आज आप सभी के बीच में दोबारा हूँ। मेरे फेसबुक अकाउंट पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर और ट्विटर हैंडल पर आप बहुत सारे फॉलोअर्स की क्वेरीज़ आती रहती थी और उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेरीज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर थी। तो आज का ये सेशन स्पेशली इसी के लिए हमने रखा है कि किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखें और हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि हमारा उसमें आउटपुट मैक्सिमम हो। तो थोड़ी देर में अभी हम ये सेशन शुरू करते हैं। करीब आधे घंटे में ये सभी आप लोगों की क्वेरीज़ को मैंने कंसोलिडेट किया है और उनके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद आप लोगों के कुछ के मैं प्रश्न भी ले पाऊँगा और उनका भी मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। काफ़ी लोग हमसे जुड़ रहे हैं और जल्दी हम अपने इस सेशन को शुरू करेंगे। विजय जी, संदीप जी, दलबीर, प्रदीप, आप सभी का धन्यवाद। रजनीश, बलदेव, अंकित, अनुराधा जी, प्रदीप, ललित, आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के सेशन का टॉपिक हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर है कि किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे तैयारी के मोल्ड में ढालें और किस तरीके से अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करें ताकि मैक्सिमम आउटपुट हम अपनी मेहनत से निकाल सकें। बहुत सारे हमारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इस बारे में मुझसे पूछते रहते हैं कि हमें किस तरीके का मीडियम लेना चाहिए, हमें कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से चूज़ करने चाहिए, किस तरीके से प्लान करनी चाहिए, किस क्लास में तैयारी शुरू करनी चाहिए, कहाँ बैठकर तैयारी करनी चाहिए। आप लोगों के काफ़ी सारे प्रश्न हैं और उन सभी प्रश्नों में जो मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने तैयारी की या मेरे बाकी जो जानकार है जो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर आए हैं उनसे बातचीत होती है, जो भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनके अनुभव के हिसाब से आज मैं आपसे अपने विचार साझा करूंगा। तो सबसे पहले मेरा जो आप सभी जो व्यूअर्स हैं जो इस सेशन को देख रहे हैं या जिनके भी प्रश्न थे उनसे अनुरोध ये है कि सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम को चूज़ कर लें कि आप ज़िंदगी में क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर कुछ लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे व्यूअर्स हैं जो 12वीं के बाद भी पूछते हैं कि हमें क्या क्या एग्ज़ाम देने हैं। तो आज की तारीख में इंटरनेट पर बहुत सारी आपको स्टडी मटेरियल, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है जो आपको ये बता देंगी कि आपको किस तरीके का एग्ज़ाम देना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना लाइफ का जो टारगेट है उसको सेट कीजिए और उसमें अगर आपको 12वीं के बाद एग्ज़ाम देने हैं तो किस चीज़ का देना है और आपको ग्रेजुएशन के बाद देना है तो किस चीज़ का देना है। जो ज़्यादा क्वेरीज़ मेरे पास आती है वो यूपीएससी और इससे जो हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उनको लेकर आती है। तो वो मैं आप सभी को बता दूं कि उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है और ये एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद ही होता है। जो दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसमें ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम कुछ नंबर होने चाहिए या कुछ परसेंटेज होनी चाहिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा कोई भी इसमें मिनिमम परसेंटेज का इशू नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब 12वीं और 10वीं के रिज़ल्ट आ रहे थे तो बहुत सारे बच्चे, हमारे मासूम बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने नंबर कम आने की वजह से घर में कुछ डिप्रेशन में चले गए, एक आध बच्चों ने सुसाइड किया। और उसके बाद एक हमारे आईएएस ऑफिसर ने अपनी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट उनके साथ शेयर की जहां पर उनके 40-50% पे नंबर आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि 10वीं 12वीं या आपके ग्रेजुएशन के जो नंबर हैं
जो आपके डिग्री के मार्क्स हैं उसका इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर कुछ भी असर नहीं है। हाँ, कुछ अन्य तरीके के एग्ज़ाम जैसे आपका MBA का एक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या कुछ और एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें इनकी कंसिडरेशन हो सकती है। पर जहाँ तक UPSC और स्टेट सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की बात है, उसमें इस तरीके के नंबर की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप के किसी लेवल पर एग्ज़ाम्स में कम नंबर भी आए हैं तो भी ये आपको किसी भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे नहीं रखता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अपना एग्ज़ाम चूज़ करें कि मुझे किस तरीके का एग्ज़ाम देना है, वो आप अपनी देखिए, उसमें मैं या कोई और आपको गाइड नहीं कर सकता है, वो आपको खुद डिसाइड करना है। कुछ एक हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं या पारिवारिक हालात ऐसे हैं कि वो एक जगह बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको साइड बाय साइड कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ती है। तो उनसे जो ऐसे हमारे दोस्त हैं, उनसे मेरा अनुरोध ये है कि अगर आपके पास समय कम है तो आप इस तरीके से अपने एग्ज़ाम्स को चूज़ करें कि आप सबसे पहले कोई जॉब ले लें और उस जॉब में लेने के बाद अगर आपको वहाँ से छुट्टी मिलती है तो आप छुट्टी के बाद अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, या फिर जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है उस एक्स्ट्रा टाइम में आप इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। हेमंत जी, दीपक जी, आप सभी का स्वागत है। अजीत जी, संदीप मलिक जी, उत्तम जी। तो अब दूसरा मेन इशू आता है जिसमें सभी के सभी हमारे जो दोस्त हैं वो उत्सुक रहते हैं कि किस तरीके से हम एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करें। तो तैयारी शुरू करने के लिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो भी आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, आप स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम ले रहे हैं या आप UPSC का एग्ज़ाम ले रहे हैं, इस एग्ज़ाम में सबसे पहले शुरू करने के लिए आप जो एग्ज़ाम शुरू करना है उसमें सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए, और वो सिलेबस आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप अपनी कोई स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसका सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल है। और उस सिलेबस की कितनी आपको तैयारी करनी है, सिलेबस में जैसे कि हमारा अगला प्रश्न ये होता है कि ये सिलेबस में कोई सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, क्या उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं, या फिर PhD लेवल के पूछे जाते हैं। तो उनसे हमारे कुछ दर्शक ये भी कह रहे हैं कि उनको हिंदी नहीं आती तो इंग्लिश में सेशन रखे, क्योंकि मेजॉरिटी हमारे जो दोस्त हैं वो हिंदी में सेशन चाहते थे, इसलिए मैंने हिंदी में रखा है। मैं कोशिश करूँगा कि अगला एक सेशन इंग्लिश में भी रखूँ। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखिए, सिलेबस में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको क्वेश्चंस को आप देखने के लिए पिछले 10 साल के जो एग्ज़ाम्स आए हैं वो भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं। तो दो मेन चीज़ आपको हमेशा अपने साथ रखनी है, सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर। उनसे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा कि मुझे इतना सिलेबस करना है और इस लेवल का करना है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चंस पेपर में आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं कि आप किस लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। अब तीसरा आता है कि उस लेवल तक की तैयारी आप कैसे करें। कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कोचिंग लूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं कितने घंटे पढूँ। ये सभी की सभी चीज़ें इंडिविजुअल सेंट्रिक है, इनका कोई सीधा जवाब नहीं है। अब किसी व्यक्ति के पास तैयारी करने के लिए 1 साल है, किसी के पास 2 साल है, कोई सिर्फ अकेला तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी के साथ तैयारी कर रहा है, कोई दूसरे एग्ज़ाम के साथ तैयारी कर रहा है, इसलिए इनका सीधा आंसर कोई भी नहीं है। तो आप लोगों को अपनी प्लानिंग खुद करनी है, सिलेबस, उसके बाद पिछले 10 साल के पेपर कि मुझे इस लेवल की प्लानिंग करनी है और मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है। अगर किसी के पास 1 साल अवेलेबल है तो उसको 1 साल में ये तैयारी करनी है, किसी के पास 2 साल है तो 2 साल में करनी है, किसी के पास 6 महीने है तो 6 महीने में करनी है। उस समय का आप किस तरीके से अपना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें अब आप 1 घंटा पढ़िए दिन में, आप 10 घंटे दिन में पढ़िए, आप 12 घंटे दिन में पढ़िए, अल्टीमेटली
ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप दिन में कितने घंटे पढ़े हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि आप कितने घंटे पढ़े हैं। एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो उन प्रश्नों के जो जवाब का लेवल आपका ऐसा होना चाहिए कि पिछले साल के आप जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कर सके और उतने टाइम में कर सके। अब अमूमन मैं एग्जांपल देता हूँ कि किसी के पास अगर रिसोर्सेज हैं और समय कम है तो वो कोचिंग ले सकता है। और कोचिंग कौन सी इंस्टीट्यूट लेनी चाहिए इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, बहुत सारी है, आप कहीं भी जाकर ले सकते हैं। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास समय काफ़ी ज़्यादा है और वो ये चाहता है कि मैं ये एक तैयारी खुद कर सकता हूँ, तो वो अपनी तैयारी खुद कर सकता है। अल्टीमेटली आपको एक लेवल तक पहुंचना है, और लेवल कहां तक पहुंचना है? पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनके लेवल तक पहुंचना है। तो ये हमारे इशू सेटल हो जाते हैं कि मैं कोचिंग लूँ या ना लूँ, मैं कितने घंटे पढूं, मैं कितने घंटे ना पढूं, और किस तरीके से तैयारी करूँ। अब इसमें मैं एक आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगा कि आप सभी कहते हैं कि मैं तैयारी किस तरीके से करूँ। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने ज़िंदगी में कभी ना कभी बहुत छोटे से टाइम में बहुत बड़ा रिजल्ट अचीव किया होगा। आप एक बार अपनी ज़िंदगी में सोच कर देखिए, कोई अगर खिलाड़ी है तो उसने कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में ऐसा फेस ज़रूर आया होगा जब उसने सिर्फ कुछ एक दिन उसके पास अवेलेबल थे, टूर्नामेंट बड़ी थी, उसने मेहनत की और वो टूर्नामेंट जीती। कोई स्टूडेंट है उसके पास ऐसा फेस ज़रूर आया होगा लाइफ में जब उसको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना था, चाहे वो उसकी रेगुलर क्लास का एग्ज़ाम हो, उसकी तैयारी अच्छी नहीं थी, वो बड़ा दिल लगा के पढ़ा या उसने पढ़ाई की और उसके बाद उसने बड़े अच्छे तरीके से वो एग्ज़ाम क्लियर किया। वो आपका बेस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर है आपके लिए कि अगर मैं उस समय ऐसा कुछ कर सकता था तो मैं अब ऐसा बिल्कुल कर सकता हूँ। आपको मोटिवेशन मैं कोई दूसरा आदमी या तीसरा आदमी नहीं देगा जितना आपको आपका सेल्फ आपको मोटिवेट करके रखेगा। हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है कुछ ना कुछ करने का। तो आप अपनी ज़िंदगी में जब भी आप डाउन फील करें वो वाक़या ज़रूर याद रखें जब आपने कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव किया था, वो भी आप ही आदमी थे। जब वो अचीव कर सकते हैं तो अब भी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अगला आपका इसमें प्रश्न आता है कि मैं सब्जेक्ट कौन से लूँ। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सब्जेक्ट, इसमें सभी सब्जेक्ट एक तरीके के हैं, एक लेवल के हैं, और सब्जेक्ट डिसाइड करने का भी तरीका वही है जो मैंने पहले बताया कि हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाके देखिए और उसके बाद आप किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हैं, किस में आपको ये लगता है कि मैं अच्छा अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उस सब्जेक्ट को चुनें। और किस लेवल तक आपको तैयार करना है वो लेवल भी आपको पता है कि पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं, जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनके लेवल तक का अगर मैं उस सब्जेक्ट को तैयार कर लेता हूँ तो मेरा वो सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। तो अगर आप ये अमूमन दिक्कत ऐसे हमारे जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो कई बार सब्जेक्ट चेंज करके आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप उन सभी क्वेश्चंस पेपर को और सिलेबस को एक बार देख लें और उसके बाद अगर आपको ये हो कि मैं आर्ट्स के सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हूँ तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके इस एग्ज़ाम को, स्पेशली मैं यूपीएससी और जो हमारे स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ कि आप उस तरीके का सब्जेक्ट भी वहाँ पर चुन सकते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम इस एग्ज़ाम को कैसे प्लान करें। इस एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे बड़ी चीज़ है आपकी प्लानिंग, आपका एक प्लानर आपके पास हो। ये प्लानर किस तरीके से बनेगा और कौन बनाएगा? ये प्लानर आप सभी लोगों को खुद बनाना है, और ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफलता दिलवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा कि अगर आपके पास एक साल अवेलेबल है तो आप उस एक साल को एक साल ना माने, आप उसको दिनों में बांटें, आप उसको आगे जाकर घंटों में बांटें। अब मुझे सिलेबस है, सिलेबस में मेरे मान लीजिए मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों को एक सिलेबस है उसके 20 टॉपिक है, दूसरा सब्जेक्ट है उसके भी 20 टॉपिक है, तो कुल मिलाकर आपको इस एक साल में 40 टॉपिक करने हैं। हर एक टॉपिक में भी आगे छोटे छोटे कई सब्जेक्ट्स होंगे। तो मेरा जो प्लानर से मतलब है कि आप हर डे वाइज, हर हफ्ते वाइज आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि अगर मैं इस हफ्ते मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, अगले हफ्ते मुझे इतना करना है, अगले हफ्ते मुझे इतना करना है। और ये प्लानिंग आपको हफ्ते की जो प्लानिंग है उसको दिन के हिसाब से तोड़ लेना चाहिए और दिन में भी घंटों के हिसाब से तोड़ लेना चाहिए। तो जिस तरीके से आप
अपने पायदान, अपनी सीढ़ियाँ, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग बढ़ते रहेंगे। अमूमन होता ये है कि एक दिन हम 20 घंटे पढ़ लेते हैं, दिल में बड़ा जोश आता है, और अगले 4 दिन फिर हम पढ़ाई नहीं करते, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के लिए लगा रहना पड़ेगा जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो उस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए प्लानिंग आपको बड़ी ज़रूरी है, वो करनी पड़ेगी। और इस प्लानिंग करने में आपका जो मैंने बताया कि उस पूरे के पूरे सिलेबस को आप दिनों के हिसाब से, घंटों के हिसाब से तोड़ लीजिए, ताकि आपका 1 साल में या जितना भी समय आपके पास अवेलेबल है 6 महीने में वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सके। इसमें आपको कुछ कंपोनेंट्स इस प्लानिंग में अलग से रखने पड़ेंगे। आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा भी रखना पड़ेगा जब आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। कुछ पारिवारिक कारण होंगे, कोई नौकरी करता है तो उसको कहीं बाहर जाना होगा, हर एक व्यक्ति के पास अलग अलग कारण होते हैं। तो जब भी आप प्लानिंग करें उसको टाइट और कंपार्टमेंटलाइज ना करें कि अगर आपका एक दिन मिस हो जाता है तो आप अगले दिन उसको कवर ना कर पाएँ। इसलिए आप उसको थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा गैप इस तरीके का ज़रूर रखें कि अगर आप 1 हफ्ते की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें 6 दिन की आप पढ़ाई रखें, 1 दिन अपने फ्री ज़रूर रखें कि अगर कोई दिन बीच में मिस होता है तो उसको आप कवर कर लें। तो ये प्लानर ज़रूर बनाएं, और प्लानर के हिसाब से आपको खुद पता लगता रहेगा कि मैंने कितनी तैयारी अब कर ली है, कितनी मेरी बाकी है और उसके लिए कितना मुझे समय चाहिए। यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी 1 या 2 दिन में नहीं होती, इसके लिए कम से कम 1 साल की पढ़ाई की ज़रूरत है, और 1 साल आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। उसमें घंटे मैटर नहीं करते, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद कुछ इश्यूज़ आते हैं। कुछ स्टूडेंट बार बार ये पूछते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं एग्ज़ाम लिख सकता हूँ और उसमें कोई मुझे डिसएडवांटेज तो नहीं है, या फिर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मुझे इंग्लिश में अच्छा नहीं लिखना आता तो मैं हिंदी में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता। मैं आप सभी जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में मीडियम बिल्कुल भी कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से उस प्रश्न का जवाब लिख कर आते हो। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, या आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखें, उससे चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर ये करती हैं कि आप कितना अच्छा जवाब दे रहे हैं। उसके बाद इस तरीके की क्वेरीज आती है कि हिंदी मीडियम वालों के रैंक अच्छे नहीं आते, उनकी सिलेक्शन ज़्यादा नहीं होती, तो अमूमन जो बच्चे हैं वो कम ही तैयारी कर रहे हैं, कम ही लिख रहे हैं, तो उसी प्रोपोर्शन में उनकी जो रिज़ल्ट है वो आते हैं, और हिंदी मीडियम में अच्छे रैंक भी आते हैं, टॉप 10 में भी रैंक आते हैं। तो जैसा आप लिखेंगे वैसा उसमें रैंक आ जाएगा। इसमें मीडियम मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने पेपर को लिख कर आ रहे हैं। जो लास्ट बात है उसमें 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप पूरी तैयारी कर लें, पूरी तैयारी के बाद आपको किसी भी इशू का डर नहीं होना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि मेरे साथ के जो बाकी बच्चे हैं, बाकी लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी मेरी जितनी तैयारी की है, मैंने भी उतनी ही तैयारी की है, तो फिर मुझे डर क्यों? या फिर मैंने की है तो उनसे बेहतर की है। अपने अंदर एक हमेशा पॉजिटिविटी रखिए। मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा हूँ जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं और कई बार एग्ज़ाम के टाइम डर के कारण अपना पेपर ख़राब कर देते हैं। तो सिर्फ एक चीज़ दिमाग में लगा के रखिए कि आपसे बढ़िया तैयारी किसी ने नहीं की। अगर की होगी तो किसी ने आपके बराबर की होगी, क्योंकि आप 2 या 3 साल से लगे हुए हैं। इसलिए जाएं, शांत दिमाग से जाएं, पॉजिटिविटी लेकर जाएं कि मेरा पेपर पास होगा क्योंकि मैंने अच्छी तैयारी की है। और डरे ना, क्योंकि आपकी 1 साल की मेहनत 1 दिन का डर ख़राब कर देता है। ज़िंदगी का भी ये एक असूल है कि जो आदमी डरता नहीं है, ज़िंदगी की मुसीबतों से डट के सामना करता है, उसको चीज़ें बेटर अचीव होती है। और यही इस एग्ज़ाम का भी असूल है कि आपको डरना नहीं है। आप तैयारी अच्छी कीजिए और उसके बाद अच्छा लिख कर आइए। किसी भी तरीके से आप डर के घबरा कर अपना एग्ज़ाम ख़राब ना करें। अब एग्ज़ाम में आप किस तरीके से लिखें, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप जो आपने 1 साल की तैयारी की है उसको आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिख रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसमें 2 चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और बड़ी आप लोगों को एक क्रूड सी भाषा में बताना चाहूँगा ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं। सबसे पहले आप लोगों की हैंड राइटिंग, दूसरी
आप लोग उस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिख रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको आप नेगेट नहीं कर सकते, और इसके कारण है, मैं कारण आपको बताता हूँ। नंबर 1 कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, अच्छी से मेरा मतलब है कि लेजिबल नहीं है, जिसको एग्ज़ामिनर पढ़ नहीं सकता, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका एग्ज़ामिनर है आपके पेपर को पढ़ेगा भी। अगर आपने गलत या गंदा लिखा हुआ है उस पर, तो कोई भी आपके पेपर को नहीं पढ़ेगा, और जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो उसको या उनके समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या लिख रखा है, तो वो आपको किस चीज़ के नंबर देगा। तो अगर आप यूपीएससी या कोई ऐसा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आप लोगों को प्रश्न उत्तर लिखने हैं, जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, उसमें मेरा अनुरोध है, अगर आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है तो उस पर ध्यान दें, डेली उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें ताकि वो लेजिबल हो जाए, वो अच्छी हो जाए, उसको एग्ज़ामिनर पढ़ ले। प्रेजेंटेशन का हमेशा हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व रहता है, और वो महत्व इसलिए रहता है, आप अपने चारों ओर देख लीजिए, आप अपने भाई बहनों को देखिए, आप अपने परिवार में देखिए, क्या एक आदमी जो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है, क्या वो आपको अच्छा नहीं लगता? या आप अपनी क्लास में देखिए, एक अच्छे तरीके से कोई स्टूडेंट कपड़े डाल कर आता है, अच्छे तरीके से अपनी बात रखता है आगे, तो वो सभी को अच्छा लगता है। यही बात आपके एग्ज़ाम में भी डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो। तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा कि आप, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर अमूमन उनके एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते। नंबर इसलिए नहीं आते कि एग्ज़ाम में 300 वर्ड का या 500 वर्ड का सिर्फ इतना ही लिखना होता है, और आप लोग उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं, और जब आप लिखने पर आते हैं तो आप अपने विचारों को 300 और उन 500 वर्ड में लिख नहीं पाते। ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लेके, जो एक सब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है। इसलिए मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि कोई भी 10 प्रश्न, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी का स्टूडेंट है उसके पास, एक मैं सिंपल टॉपिक देता हूँ कि मानसून का आप टॉपिक ले लीजिए कि इंडिया में मानसून का क्या इफ़ेक्ट है, क्या किस तरीके से आता है, कैसे जाता है। सोशोलॉजी का कोई स्टूडेंट है, सोशोलॉजिकल थ्योरी का आप प्रश्न ले लीजिए, कौन कौन सी थ्योरी है, मार्क्स ने क्या कहा, बाकी लोगों ने क्या कहा, या कोई भी आप अपने मनपसंद टॉपिक के 10 प्रश्न उठा लीजिए, और उन 10 प्रश्नों का आप अपने खुद एक बार आंसर लिख के देखें, और वो उतने ही समय में लिख के देखें जितना समय आपको यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम में मिलता है। अगर 3 घंटे में आपको 30 प्रश्न करने हैं तो जो 10 प्रश्नों के हिसाब से आपको 1 घंटा मिलता है, तो आप 1 घंटे में इन सभी प्रश्नों के 10 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें और उसको लिखें। लिखने के बाद आप किसी के पास मत जाइए, आप अपने पेपर को खुद पढ़ें और खुद एग्ज़ामिनर बनकर देखें, और आप अपने सच्चे दिल से, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सच्चे दिल से आप अपने पेपर की मार्किंग कीजिए कि हर एक प्रश्न अगर 10 नंबर का है, इस तरीके का उत्तर पढ़ के मैं उसके कितने नंबर देता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने नंबर आप अपने आप को देंगे, उतने ही आप नंबर असल के एग्ज़ाम में ले पाएंगे। सबसे बड़ा मैं आपको ये टेस्ट देता हूँ कि अगर आप एग्ज़ामिनर होते तो आप अपने आप को कितने नंबर देते। हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर क्या मैं उन चीज़ों को 300 वर्ड में लिख सकता हूँ? क्या मैं उन चीज़ों को 500 वर्ड में लिख सकता हूँ, जो 600 वर्ड में लिख सकता हूँ, जो यूपीएससी मेरे से मांगती है? तो कृपया करके आप जब भी तैयारी करें, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है और उसके बाद अपना पेपर देना है, तो हमेशा प्रश्नों को लिख के देखिए। लिख के देखेंगे जितना, उतना ही नंबर 1 अभ्यास होगा। किसी और से चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही चेक कर लीजिए और आपको ये पता लग जाएगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कहाँ मैं ठीक प्रश्न लिख के आता हूँ, कहाँ मैं ठीक उत्तर उसका नहीं लिख के आता। किस कलर का पेन यूज़ करें, किस कलर की पेंसिल यूज़ करें, डायग्राम कैसे बनाएं ना बनाएं, ये सारी की सारी चीज़ें आप पर निर्भर करती हैं। एक अच्छा, जो आपको लगता है एक अच्छा सुंदर प्रेजेंटेबल आंसर हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप कितने प्रेजेंटेबल आंसर एग्ज़ामिनर को देते हैं, उसी हिसाब से आपके नंबर आ जाएंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि जितने मार्क्स आप अपने आप को खुद देंगे, एग्ज़ामिनर भी आपको उतने ही मार्क्स देगा।
ये सभी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम के बारे में थी। अंत में मैं आप सभी को बस यही 4 चीज़ें कहूँगा कि अपना एम हाई रखें। उस हाई एम रखने के बाद उसमें मेहनत करें और मेहनत डट कर करें, क्योंकि हर आदमी के अंदर पोटेंशियल है कि वो चीज़ अचीव कर सकता है। मेहनत करते वक्त अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज करें। और चौथी बात कि जब आपका एग्ज़ाम आए तो ठीक तरीके से प्रेजेंट करें। तो एम हाई, वर्क हार्ड, ऑर्गेनाइज वेल एंड प्रेजेंट एक्सट्रीमली वेल, दैट इज़ द की टू सक्सेस। और आप सभी जो इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी की यहाँ पर क्वेरीज़ थी जो कई दिनों से मेरे पास आ रही थी। उन सभी को शायद मैं अपने जो मेरा पोटेंशियल था उसके हिसाब से मैंने दूर करने की कोशिश की है। आगे भी मैं आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोगों को और कोई क्वेरीज़ हो, कोई इशू हो तो आप मेरे फेसबुक पेज है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है, ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर आप मुझसे आकर जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे दोस्त आज मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे दोबारा इस तरीके के सेशन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा। हमारे जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता। पवन जी हैं, शिषपाल जी हैं, कपिल हैं, अरविंद जी हैं, अमित हैं, अशोक शियोल जी हैं, विजय है, सुमेश जी, मंजू जी, अंकित, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दोबारा फिर आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए इशू को लेकर आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।